नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है हमारा, डीवाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो क्या होने वाली है, बहुत मज़ेदार थ्योरी होने वाली है। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं एक हद तक जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होती है उसको क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। पूरी कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक हद तक क्या कर देंगे, हम डिफाइन कर देंगे। यानी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं आफ्टर दिस डीवाई थ्योरी, हम क्या करेंगे, डीवाई थ्योरी के बाद, मतलब डीवाई थ्योरी को पढ़ने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से क्या करने लग जाएंगे, मैच करने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक इस थ्योरी के भी हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि क्यों इस थ्योरी की जरूरत पड़ी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आइंस्टीन थ्योरी पढ़ी थी। यानी आइंस्टीन थ्योरी कहीं ना कहीं क्या रही होगी, यानी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कुछ टर्म को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही होगी। इसीलिए कौन सी थ्योरी आई होगी, हमारी डीवाई थ्योरी आई होगी। तो आइंस्टीन थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि ये इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, या बोल सकते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी कहाँ फेल हुई, ठीक है। देखो था क्या, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उससे पहले क्या पढ़ी थी हमने, क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे वर्बली आपको बताऊं या फिर ऐसे मुखाग्री बताऊं, अभी पूरा लिख के चलेंगे कि हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, हर पॉइंट के अंदर घुस के उसको मतलब एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा देता हूं, या बोल सकते हैं थोड़ा सा जो पिछला लेक्चर में डिस्कस कर रखा है उनको देख लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था, हमने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, इसकी मैं किसकी बात करूँ, जो क्लासिकल थ्योरी की बात करूँ, क्लासिकल थ्योरी की बात करूँ, तो क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला था कि जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी मेरे पास, R के बराबर होगी। यानी फॉर ऑल टेम्परेचर, ये किसके लिए थी मेरे पास, फॉर ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर के लिए जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी, 3R होगी, ओके। फिर उसके बाद ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया था वो कैसा था, अगर मैं इसे क्या बोलूँ, दिस इज अवर टेम्परेचर एक्सेस एंड दिस इज अवर CV एक्सेस। तो ये क्या है, दिस इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी से रिजल्ट है। और ये बोलती है फॉर ऑल टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू 3R, जो किसके बराबर होगी, 3R के बराबर होगी। एंड दिस इज ओनली व्हेन यूनिट इज कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ऐसा होगा कुछ, ओके। फिर उसके बाद इस ड्रॉबैक को सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर इसका हल निकालने के लिए आइंस्टीन सामने आए, कब, 1911 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आइंस्टाइन था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, आइंस्टाइन थ्योरी दी, आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी ने क्या बोला, हम सब जानते हैं। उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये बोली उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ये बोली कि दिस CV इज इक्वल टू 3R, लेकिन कब, फॉर हाई टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर हाई टेम्परेचर, एंड दिस CV इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था, E की पावर माइनस थीटा E अपॉन T, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट फॉर लो टेम्परेचर, हाँ, फॉर लो टेम्परेचर। अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ आइंस्टीन के लिए, तो आइंस्टीन की थ्योरी के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आया था, अगर आपको याद है थोड़ा तो ये क्या था, मेरा CV था और ये क्या था, T था। तो आइंस्टीन थ्योरी का ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला था, थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला था। और ये है, लेकिन ये ग्राफ भी क्या नहीं है, जो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा निकल के आया था उसको फुलफिल नहीं करता है। ऐसा क्यों, अगर ये आइंस्टीन वाला है तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो कुछ ऐसा था, इसको मैं डेटा से दिखा दूं, तो जो डेटा है कुछ को दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला था हमको, ओके। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, पिछले लेक्चर में हमने ये बोला था कि जो आइंस्टीन की थ्योरी होती है वो हाई टेम्परेचर पर जो क्या देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। यहाँ बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर में वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको मैच कर जाती है, फिर उसके साथ मैच करती है। बट फॉर लोअर टेम्परेचर उसका जो ग्राफ आता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के सिमिलर होता है, यानी उसका जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, कुछ डेविएशन आता है। ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, एक्सपेरिमेंटल के लिए है, और जो ये सॉलिड लाइन है किसके लिए है, मेरे पास आइंस्टीन थ्योरी के लिए है। तो यहाँ पर कुछ डेविएशन हमें देखने को मिला, लेकिन देखो डेविएशन देखने को मिला क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, लेकिन वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि यहाँ पर वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से मतलब डिपेंडेंसी नहीं बता पाए। देखो एक्सपेरिमेंटल क्या था हमारे पास, देखो एक्सपेरिमेंटली ये था ना हमारे पास, क्या था, एक्सपेरिमेंटली क्या था कि CV इज इक्वल टू 3R फॉर हाई टेम्परेचर था, एंड दिस CV इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3 फॉर लो टेम्परेचर, और वो भी किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन था
टेम्परेचर और CV के बीच। लेकिन आइंस्टीन का क्या रिलेशन निकल के आया, ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये थ्योरेटिकल डेटा है, लेकिन दोनों का ग्राफ क्या निकल के आया, लगभग लगभग सेम निकल के आया। यानी ग्राफिकली तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफ मतलब जैसा उसका ग्राफ है, जैसा मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, वैसा ही आइंस्टीन का ग्राफ आया। लेकिन थ्योरेटिकली वो बोल सकते हैं वो डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो CB है वो टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरीके से करती है, यानी इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस रिजल्ट को, इस रिलेशन को नहीं निकाल पाए। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों आइंस्टीन की थ्योरी फेल हुई। देखो, आइंस्टीन की फेलियर का जो मतलब मेन रीजन है वो उनके अजम्पशन में है। जिस टाइप से उन्होंने किसी एक क्रिस्टल को अज्यूम किया था, एक्चुअल में क्रिस्टल वैसा होता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ अज्यूम करी थी। देखो, आइंस्टीन का क्या मानना था, देखो किसी भी मतलब हम जानते हैं, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ी हुई है, हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं ए क्रिस्टल इज मेड बाई लेटिस, ठीक है। अगर हम लेटिस पॉइंट पर क्या रखते हैं, एटम रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। एंड वी रिप्रेजेंट क्रिस्टल लाइक दिस, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। एंड दीज आर लेटिस पॉइंट इन विच एटम इज प्लेस्ड, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एक ये मेरा क्या है, एक क्रिस्टल है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें ये क्या रखे हुए हैं, एटम रखे हुए हैं। अब देखो, अब होता क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ईच एटम इज कनेक्टेड विद अदर एटम विद द हेल्प ऑफ ए इलास्टिक स्प्रिंग। जब हम लेटिस वाइब्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ऐसी बातें बोली थी कि हर जो एटम है वो दूसरे एटम से किससे कनेक्टेड होता है, एक इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। जो बॉन्डिंग होती है उसको हम एज ए इलास्टिक स्प्रिंग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। लेकिन आइंस्टीन और क्लासिकल थ्योरी में एक अजम्पशन था, अगर आपको याद है तो वहां पर हमने बोला था, वहां पर हमने पढ़ा था कि दीज एटम आर आइडेंटिकल, जो कि सही बात है, दीज एटम आर आइडेंटिकल बट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तभी मैंने यहां पर बॉन्डिंग नहीं करी। अगर ये इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड है तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड है, यानी इसके वाइब्रेशन पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं इन दोनों को एक धागे से बांध दूं यूं करके, ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो इसके ऑसिलेशन का इफेक्ट इस एटम में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। यानी अभी अगर जब इसको मैं धागे से किसी एक धागा तो वैसे बोल रहा हूं, या फिर किसी इन दोनों के बीच एक बॉन्ड कंसीडर करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इसके ऑसिलेशन है, इसके ऑसिलेशन क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये दोनों एटम अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आइंस्टीन का क्या मानना था, या फिर क्लासिकल थ्योरी में डिलॉग एंड पेटिट का क्या मानना था कि ये जो एटम है उनको हमने कैसा कंसीडर कर रखा है, फॉर सिंप्लीफिकेशन इंडिपेंडेंट क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड उन्होंने ये बोला था, एंड दैट इज द रीजन कि ईच एटम इज वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ऐसा हमने बोला था कि ईच एटम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा नॉट होगी। और ऐसा क्यों होगा बोला था उन्होंने, बिकॉज दीज एटम आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई दे ऐसे समझ लिख दोगे आप। इस यही रीजन है कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि दीज एटम आर इंडिपेंडेंट है। तो ये एटम कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहली चीज तो ये है कि क्या है, ये अजम्पशन था किसका, आइंस्टीन और क्लासिकल थ्योरी का। लेकिन हम सब जानते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में देखो, बट जो एक्चुअल केस होता है वो क्या होता है, मैं यहां बनाऊं अगेन मैं अगर क्रिस्टल की बात करता हूं तो एक्चुअल केस में दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे कपल्ड विथ ईच अदर। जो ईच एटम है वो दूसरे एटम के साथ क्या होता है, कपल्ड होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो हर एटम की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके नेबर एटम से इफेक्टेड होगी, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी नहीं होगी। देखो मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है, मेरे एटम है इस तरीके से, एंड दीज ऑल एटम आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, लेट अस से विद द हेल्प ऑफ ए इलास्टिक स्प्रिंग। एक इलास्टिक स्प्रिंग से की हेल्प से क्या है, ये कनेक्टेड है। तो बना दो, अब तो हम आदत हो गई बनाने की, ठीक है। ये स्प्रिंग बना दी और बहुत ही अच्छी बन गई मेरी स्प्रिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे बना दो, इधर यहाँ भी बना दो, जल्दी बनाओ, ठीक है। यहाँ भी बनाओ, यहाँ भी बनाओ, इसको भी लगा दो। अगली बार से मैं बॉन्ड बनाऊंगा भाई, स्प्रिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये तो 2 मिनट लग जाते हैं स्प्रिंग बनाने में। ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग कैसी, इलास्टिक है, ठीक है। यूँ इधर ही बना दो, सब बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट फटाफट।
अब सोचो कि ये स्प्रिंग लगने से होगा क्या। देखो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो अब इनके ऑसिलेशन, किसी कोई एक एटम अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे एटम में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अज्यूम कर लो कि ये एटम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। माना ये कहीं को भी गया, अगर मैं बोलूँ अगर 3 डायमेंशन में है तो ये एक्स वाई जेड एक्सेस में कहीं को भी जा सकता है, ठीक है। अगर अभी इधर को जाएगा मतलब तो तब भी ऑसिलेट करेगा, इधर को जाएगा तब भी ऑसिलेट करेगा, तब इधर को जाएगा तब भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर ये एटम माना इधर चला गया, इधर से उठ के मतलब डिस्प्लेस हो गया अपनी मीन पोजीशन से, ये कहती है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी जब वो अपनी लेटिस साइड पर था, तो वहां से क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हुआ, माना इस पोजीशन पर चला गया। जब इस पोजीशन पर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट इस एटम में भी पड़ेगा। नाउ अब देखो इस एटम में पड़ा और इसका इफेक्ट इस एटम में पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में बोलो कितनी है, ओमेगा 1 है, तो क्या इनकी फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 होगी? आंसर है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एटम भी तो किसी दूसरे एटम से कनेक्टेड है, बिकॉज दे आर कपल्ड टू ईच अदर, दैट्स वाई देयर फ्रीक्वेंसी विल नॉट सेम। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 2 हो जाएगी, इसकी ओमेगा 3 हो जाएगी, इसकी ओमेगा 4 हो जाएगी। हो सकता है कोई एक ऐसा एटम यहाँ पर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी अगेन कितना हो जाए, ओमेगा 1 हो जाए, ठीक है। लेकिन हो सकती है किन्हीं दो एटम की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन सबकी सेम नहीं होगी, बिकॉज दे आर कपल्ड टू ईच अदर। एंड वी कैन से इन अदर लैंग्वेज कि हियर दिस ऑसिलेशन इज नॉट ए सिंपल ऑसिलेशन बट इट इज ए कपल्ड ऑसिलेशन। तो कैसे ऑसिलेशन हो रहे हैं यहाँ पर, कपल्ड ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो ये क्या था, एक जो सिंप्लीफिकेशन आइंस्टीन ने अज्यूम किया था वो क्या था, बहुत ही मतलब चीप टाइप का था, एक सस्ता सा, मतलब ऐसा था कि हमने 1 लाख रुपये को 10 रुपये से कंपेयर करा दिया, ठीक है। कभी कभी अज्यूम करते हैं ना, हम बोलते हैं कि 100 इज अप्रॉक्स इक्वल टू 9.9। ये क्या है, एक गुड अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन, बट द अप्रोक्सीमेशन मेड बाय आइंस्टाइन इज लुक्स लाइक दिस कि 10,000 इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम फिर चाहे आपका नाम आइंस्टीन हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो अजम्पशन था कुछ इसी टाइप का था, ना कि इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का अजम्पशन होता तो हम कहते कि आइंस्टीन ने जो अजम्पशन कर रखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आइंस्टीन का अजम्पशन था उन्होंने तो बॉन्ड ही हटा दिए। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब इनके बीच कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज सेम। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द क्रिस्टल ऑफ atom of crystal are connected with each other, or we can say are coupled to each other, and they vibrate coupled vibration, yani they are in a coupled vibration when they vibrate about their mean position, and due to this the Einstein theory fail at low temperature। फिर उसके बाद इसके बेसिस पर एक नई साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम क्या था, डीवाई था, और डीवाई ने क्या करी, अपनी थ्योरी दी, ठीक है। तो वो थ्योरी क्या है उसी को हमने पढ़ना है, और उससे पहले जो अभी तक हमने सीखा है यहाँ पर, जो अभी तक हमने मतलब जाना है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमें याद होता है और हमें पेपर के टाइम पर दोबारा लिखने की या फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तरीके से लिखो, हेड डालो क्या, डीवाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी, और उससे पहले लिखो क्या, वाई आइंस्टीन थ्योरी फेल। ठीक है, चलो ये लिखो, ये हेडिंग डालो, डाली हेडिंग। तो उसके बाद लिखो वाई आइंस्टीन थ्योरी फेल, वाई आइंस्टाइन थ्योरी फेल्ड, ठीक है। सिंस वी नो Einstein theory is a very good theory, या फिर is a Einstein theory gives good result, गुड, पहले अच्छी बातें लिखनी चाहिए ना, फिर कार्टूनी बाद में कर लेंगे, गुड रिजल्ट। आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी अगर किसी इंसान से आप बात कर रहे हो ना, पहले उसके अच्छी बातें बताओ, फिर चुपके से जो थोड़ी सी उसके बारे में जो गंदी चीज़ें हैं ना, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, चुपके से कान में बता दो, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका रहता है किसी भी इंसान से बात करने का, और कहीं पर कुछ भी उत्तर लिखने का। आप बड़े बड़े जैसे IAS का वो देखोगे ना,
उत्तर लिखोगे तो वहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। पहले आपको खूबियाँ बतानी होती है, कमियाँ तो फिर बाद में देखी जाएगी। ओके, लेकिन कमियों में गौर कमियों में करना पड़ता है, क्योंकि कमियाँ जब देखोगे ना तभी नई थ्योरी निकल के आती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो देखो क्या बोला हमने, सिंस वी नो आइंस्टाइन थ्योरी गिव्स गुड रिजल्ट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, but it fail to explain heat capacity of solid at low temperature, that is according to Einstein, according क्या लिख दिया ये, according to Einstein at low temperature जो मेरे पास Cv होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी, ऐसा था। बट एक्चुअली at low temperature Cv is proportional to T की पावर 3, ऐसा था। ठीक है, आइंस्टीन ने ये निकाला था ऐसा। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज दिस फेलियर हैपन because of consideration made by Einstein, he assumed that atom in crystal are independent from each other and vibrate with same natural frequency ओमेगा नॉट। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है अभी तक। ओके, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, बट इन एक्चुअल केस atom are not independent, atom in crystal are not independent क्या लिख दिया, are not independent, they coupled with each other, as shown in following figure, they coupled with each other as shown in following फिगर बना दो वाला, कौन सा वाला, स्प्रिंग वाला, फॉलोइंग फिगर बना दो, फिगर मस्त वाला। ठीक है, मैं बनाऊँ। ओके, देखो, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, माफ़ करना थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, छोटा बनाता हूँ मैं, 8 9। ठीक है, ये तो किसका है, आइंस्टाइन। ये किसका अजम्पशन है, दे आर फ्री एंड ईच एटम इज ऑसिलेटिंग विथ ओमेगा नॉट। तो हर एटम किससे ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी में इनके साथ लिखिए, तो इससे आपको नाराज नहीं होना है। एंड एटम आर मतलब क्या है, एटम क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट है। एंड दिस अजम्पशन इज मेड बाय आइंस्टाइन ने ऐसा बोला। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करें, एक्चुअल केस की बात करें, तो इन एक्चुअल केस में क्या होता है, दीज एटम आर कपल्ड। तो ये एटम होते हैं वो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं।
ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा यार, दिख रहा है ना, ठीक है। नहीं दिख रहा तो समझ रहे हो मैं क्या करना चाहूँ। अभी बनाया हमने, बड़ा वाला बनाया, ठीक है। ऐसा बना दो, स्प्रिंग लगा दो यहाँ पर यूँ करके, ओके। सब में लगा दो, सब में, इसमें भी लगा दो, फिर इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें लगा दो, फिर यहाँ भी लगा दो यूँ करके, ठीक है। अब अगर कपल्ड है तो इसका मतलब एक दूसरे के ऑसिलेशन को इफेक्ट करेंगे और सबके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं ये बोलूँ इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है तो हो सकता है इसकी ओमेगा 2 हो सकता है इसकी ओमेगा 3 हो सकता है इसकी क्या हो, ओमेगा 4 हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। आप थोड़ा डायग्राम बड़ा बड़ा बना देना ताकि वो अच्छा दिखे देखने में भी, और आपको जब दोबारा पढ़ो उसको आपको पता चला समझ ही नहीं आया, उतना छोटा बना दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होना चाहिए कोई भी डायग्राम। क्लियर बात ना, इतना लिखा ना। अब क्या है, अब इसका निवारण करना है। भाई साहब फेल तो हो गया हमारा एस्टीन चाचा, अब इसका निवारण कैसे होगा। तो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, इसके दो पार्ट कर लेते हैं पहले, और जो वो सामने उधर पे मैंने ये लिखा हुआ है इसे मिटा देते हैं। तो लिखो इसके नीचे हैशटैग बना के लिखना, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 1912, यानी जो प्रॉब्लम आई किसके साथ, आइंस्टीन थ्योरी के साथ। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 1912, डी बाई कम फॉरवर्ड with his theory of heat capacity of solid, with consideration, क्या कंसिडरेशन था, with considering coupled oscillation of atom, with considering coupled की स्पेलिंग क्या होती है, COUP, coupled, PPLED, coupled इसमें देखना, coupled oscillation of atom, coupled oscillation of atom, ठीक है। ऐसा उन्हें अज्यूम किया, उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है। और आइंस्टीन चाचा ने जो अज्यूम कर रखा है वो बहुत ही क्या है, मतलब एक तरीके से बहुत बेकार एजम्पशन है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसा डर लगता है कि आइंस्टीन के एजम्पशन को बेकार बोला तुमने, इतनी हिम्मत तुम्हारी, ठीक है। लेकिन हाँ गलती तो होती, गलती नहीं हुई, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो उस तरीके से वो सोच रहे थे उसमें वही रास्ता निकला, तब उन्होंने उसको उस तरीके से सोचा, ठीक है। आइंस्टीन के दिमाग पर हम सवाल नहीं उठा सकते, ओके। तो डीवाई ने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट उन्होंने बोला कि जो वहाँ पर बॉन्डिंग है या बोलते हैं जो कपलिंग है एटम के बीच, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज ए एप्रिशिएबल थिंग टू एक्सप्लेन द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उनको उस कंसिडरेशन के साथ विद द कंसिडरिंग कपल्ड ऑसिलेशन ऑफ एटम, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो, ठीक, ओके। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये पूरी जो थ्योरी आएगी डीवाई थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करना या बोल सकते हैं इसको पढ़ना एक वेब सीरीज की तरह है। तो पहले इस लाइन को लिख लो, ठीक है, या तो कॉपी के बीच में लिख लो या टॉप में लिख लो या फिर इसी के नीचे लिख लो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो उसको ऐसे लिखो, टू स्टडी या फिर स्टडिंग ऑफ, अब स्पेलिंग देख लेना, मेरे सॉरी इंग्लिश देख लेना, स्टडिंग ऑफ डी बाई थ्योरी इज लाइक वॉचिंग, WATCH, वॉचिंग मिर्ज़ापुर वेब सीरीज, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज एज इन मिर्ज़ापुर वेब सीरीज वी आर गेटिंग, यानी वी आर मतलब सीइंग न्यू कैरेक्टर इन ईच एपिसोड। तो सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो मेरे को हर एपिसोड में, या बोल सकते हैं कुछ टाइम के बाद एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टडिंग ऑफ डीवाई थ्योरी इज लाइक वॉचिंग मिर्जा, इसको एग्जाम्पल में नहीं लिख के आना, लेकिन हाँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर अपने फन के लिए ऐसी बातें लिखना कभी कभी क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो वॉचिंग डीवाई थ्योरी इज लाइक ए वॉचिंग मिर्ज़ापुर वेब सीरीज एंड यू विल सी
सम न्यू कैरेक्टर या फिर डिफरेंट कैरेक्टर at the stage of a different part of theory, at the stage of different part of series। ठीक है, ये स्पेलिंग मेरे को लग नहीं रहा, बहुत अच्छी लिखी है मैंने, मतलब सॉरी जो ये अंग्रेजी में लिखी है। दो भाव समझो आप, मतलब जब आप इसको पढ़ोगे ना इस थ्योरी को, तो आपको हर एक मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो नए नए कैरेक्टर आपके सामने आएंगे, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे कि मतलब उनके साथ आपकी मुलाकात क्या होगी, बहुत पहली बार हो रही होगी, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैरेक्टर यहाँ पर घुसाया क्यों गया। ठीक है, लेकिन जब पूरा क्लाइमैक्स आएगा पूरी मूवी का, या बोल सकते हैं पूरी थ्योरी का जब एंड आएगा, जब कंक्लूजन आएगा, तो सारे के सारे कैरेक्टर मिलकर एक साथ आएंगे और क्या करेंगे, बूम धमाका करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होगा यहाँ पर भी। तो ये जो मैंने लिखा है, तो ये बहुत ही गंदे अंग्रेजी में लिखा है मैंने, मुझे पता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ समझ रहे हो, भाव समझ रहे हो मेरा, तो भाव यही है। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिखो, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस थ्योरी। अब वो क्या है फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, एंड दैट इज, लिखो क्या, डेंसिटी ऑफ मोड। क्या लिखो, डेंसिटी ऑफ मोड। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम क्या है, डेंसिटी ऑफ मोड। क्या होता है डेंसिटी ऑफ मोड, ओके, क्या होता है डेंसिटी ऑफ मोड, पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर देखते हैं। देखो मतलब लिखेंगे फिर बाद में, पहले समझते हैं। किसने पहले भी पढ़ा हुआ है डेंसिटी ऑफ मोड? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मोड, ये आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। कहाँ? जब आप वो पढ़ोगे, क्या क्या आता है क्वांटम से पहले, क्या होता है वो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ठीक है, वहाँ पर भी आता है डेंसिटी ऑफ मोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स का। ठीक है, वहाँ पर हम सीधे वहाँ पर डेंसिटी ऑफ मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे वो फॉर्मूला आया कैसे। ओके, अब डेंसिटी ऑफ मोड का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, देखो कोई ऐसा बोला हमने कि ये एटम है एंड दे आर कपल्ड टू ईच अदर। ठीक है, ये जो एटम है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है यूँ करके, एंड इफ़ दे आर कपल्ड दिस मीन दे विल वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब के सब सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। इसी को मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ कि देयर विल बी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम। ठीक है, इनके अंदर क्या होगी, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी एटम के अंदर। ठीक है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सॉलिड के अंदर, या बोल सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वेव क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। ठीक है, जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये एटम वाइब्रेट कर सकते हैं, उसी रेंज की वेव इसके अंदर क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है ना। ठीक है, वेव प्रोपेगेट कब होती है, कोई वेव है जैसे साउंड वेव है, मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोपेगेट कब होती है, जब क्या होते हैं, वाइब्रेशन मैच करते हैं ना। जो मेरे पास वेव के वाइब्रेशन है, यहाँ पे सोचते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी है, वो जो यहाँ पर कण है मेरे सामने, जो क्या है, वायु के कण है, बोल सकते हैं एयर, क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, समझ रहे हो आप, कि जो मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन पहुंचती है। तो जब मैं बोल रहा हूं उसके कारण क्या होगा, जो मेरे बोलने की जो साउंड की वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब किसके साथ मैच करती है, जो कण हैं वायु के, या बोल सकते हैं पार्टिकल हैं वायु के, वायु मतलब एयर के जो पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल हैं, उनके साथ मैच करते हैं, तभी तो मेरी साउंड क्या होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अगर मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर क्रिस्टल है और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, अभी मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, या बोल नेगलेक्ट नहीं किया, सिर्फ बॉन्ड से दिखा दिया, क्योंकि वो बनाने में बहुत टाइम लगा। आप चाहो तो यहाँ पर स्प्रिंग भी बना सकते हो। नाउ दे आर कपल्ड टू ईच अदर, अगर एक कपल्ड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4 मान लो, यानी दे आर वाइब्रेटिंग विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड इट मीन दैट कि देयर विल बी ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर क्या होगी, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी। ठीक है, अज्यूम कर लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज टू 10⁻13 हर्ट्ज है। ठीक है, कितनी है, 0 हर्ट्ज टू 10⁻13 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। ठीक, यानी इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में ये जो एटम है वो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर ये एटम इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की वेव इसके अंदर प्रोपेगेट कर सकती है। हाँ जी, कर सकती है। ओके, तो
क्या बोला, डीबाई ने यही बोला कि इफ दे एटम आर कपल्ड टू ईच अदर देन देयर विल बी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या फिर नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, मोड ऑफ वाइब्रेशन, देयर विल बी नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वे ऑफ वाइब्रेटिंग, ठीक है, कोई एटम कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, और नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए पर्टिकुलर, या बोल सकते हैं इन यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, इन यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज डेंसिटी ऑफ मोड। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा, देखो मैं फिर से दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में जो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, नंबर ऑफ, या बोलते हैं एक जो एटम है वो क्या कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो सकती है, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में, या बोल सकते हैं एक यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज में जितने नंबर ऑफ मोड पॉसिबल होंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं लिख के चलता हूं और तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं जब बोल रहा हूं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि नए वर्ड आ रहे हैं ना, वही तो सस्पेंस है कि ये वर्ड आया क्यों, ये डेंसिटी ऑफ मोड आया क्यों, या बोल सकते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक नई चीज़ है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी में कन्फ्यूज होता है इंसान कि मतलब ये क्यों आ गया यार, हम अच्छा खासा स्पेसिफिकेट पढ़ रहे थे। ठीक, तो होता नहीं होता है, ऐसा होता है। देखो मैं इसको लिख के चलूंगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो सुनो क्या बोल रहा हूँ, सिंस वी नो in crystal atom are coupled to each other and hence they vibrate, hence different atom will vibrate with different frequency, it means in a crystal there will be a range of frequency, rather than, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, इट मीन इन क्रिस्टल एटम विल वाइब्रेट इन ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन क्रिस्टल एटम कैन वाइब्रेट in a range of frequency, ठीक है, क्या लिखा हमने, सिंस वी नो in crystal atom are coupled to each other, hence different atom will vibrate with different frequency. It mean in crystal atom can vibrate in a range of frequency instead of with single frequency, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट किसका था, आइंस्टाइन का, इंस्टेड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आई, ठीक है। एंड फर्दर डीबाई प्रपोज दैट, डीबाई ने बताया, ठीक है, डीबाई प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना, प्रपोज करते हो ना, ठीक है, वही डीबाई प्रपोज्ड दैट a range of क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज की वेव ही इसके अंदर क्या कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है। डीबाई प्रपोज दैट ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ इलास्टिक
वेव, इलास्टिक वेव बोला है, ठीक है। कैसी वेव? ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ इलास्टिक वेव कैन प्रोपेगेट inside the crystal, inside the crystal, and he said क्या कहा उन्होंने? this range will be फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई, मतलब बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत हाई भी हो सकती है, ठीक है। दिस रेंज विल बी वेरी लो, लो का मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? साउंड वेव, वेरी लो यानी साउंड वेव। किसकी बात कर रहे थे वो? साउंड वेव की बात कर रहे थे। साउंड वेव टू वेरी हाई, और वेरी हाई का मतलब कितना हाई? अब कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। उन्होंने बोला इंफ्रारेड, मतलब जो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी होती है उस रेंज तक, इंफ्रारेड, वेरी हाई टू वेरी लो, एंड दिस वेरी हाई इज इंफ्रारेड, ठीक है। और ये जो रेंज लिखी है ये वही है। वैसे तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है, नहीं 0 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज तो हमारे सुनने की क्षमता होती है ना, मतलब मिनिमम उतना सुन सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम कि 0 टू, यानी वेरी लो को 0 अज्यूम कर लिया हमने, 0 टू 10⁻13, ये लगभग इंफ्रारेड की होती है, मतलब इंफ्रारेड इसके बाद शुरू हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या लिखा? हाँ, तो रेंज को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, जो रेंज है मेरी वो क्या है मेरी? दिस इज 0 हर्ट्ज टू 10⁻13 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की जो वेव है इसके अंदर प्रोपेगेट कर सकती है, और इसी का मतलब क्या हुआ कि इस रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या हो, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में जो क्रिस्टल के एटम है वो क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? एक एटम कुछ और तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा और दूसरा एटम कुछ और तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखता हूं मैं? देखो हैशटैग करके लिखो, इट मीन्स दैट इन क्रिस्टल number number of mode of vibration can be exist, ठीक है। तो पहले तो क्या था? सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन था, एज आइंस्टीन अज्यूम, बट डिवाइन ने क्या बोला कि वहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल है, और इसी को मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं? इट मीन्स दैट इन क्रिस्टल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आया, एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, क्या? मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन से क्या मतलब होता है? देखो क्या लिखो, मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वे ऑफ वाइब्रेटिंग, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पैटर्न, ठीक। कोई एक एटम कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ वे ऑफ वाइब्रेटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वे ऑफ वाइब्रेटिंग। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पैटर्न, नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पैटर्न, ठीक है, वाइब्रेटिंग पैटर्न, ओके। यानी कितने टाइप, मतलब कोई एक एटम कितने टाइप के वाइब्रेशन दिखा सकता है। क्लियर हुई बात इतनी आपको? ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे, ओके। नाउ अब फिर लिखो, क्या? नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज डेंसिटी ऑफ मोड, ठीक है। अब समझ में आई डेफिनेशन? तो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्या? डेंसिटी ऑफ, सॉरी क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, इन यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड। क्या बोलते हैं उसको हम? डेंसिटी ऑफ मोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ मोड। अब यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं पहले मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? μ1 थी, और कोई ये दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? μ2 है।
तो जो यहाँ पर μ2 है वो क्या है मेरे पास μ1 + 1 है, ठीक है, हर्ट्ज में। ओके, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों के बीच कितना गैप है, यूनिट फ्रीक्वेंसी का गैप है। तो μ1 और μ2 के बीच में जितने नंबर ऑफ मोड पॉसिबल होंगे उसी को मैं क्या बोल दूंगा, डेंसिटी ऑफ मोड बोल दूंगा। क्लियर हुई बात। तो नंबर ऑफ मोड पॉसिबल, और इसी को मैं इन अदर वर्ड, तो इसे क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोड पॉसिबल इन बिटवीन μ1 एंड μ2। μ1 एंड μ2 में कैसा रिलेशन है कि दिस μ2 इज μ1 + 1, ऐसा है। μ1 एंड μ2 इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इतनी छोटी सी क्या थी, डेफिनेशन थी हमारी किसकी, डेंसिटी ऑफ मोड की, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ये पूरी लीला लिखनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये क्या आया, समझ में आया। नाउ बट होता क्या है, अभी तो हमने क्या निकाला कि नंबर ऑफ मोड इन यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज निकाला, बट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यहां पर लिखो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड number of mode in frequency range न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। यानी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, जहां पर यहाँ पर डी न्यू की जो कितना है 1 है, वहां हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज में या फिर इस पर्टिकुलर रेंज में, इस डी न्यू में नंबर ऑफ मोड कितने होंगे उसे हम क्या लिखा मैंने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, यानी इस रेंज में कितने नंबर ऑफ मोड पॉसिबल हैं उसको फाइंड करने के क्या रहते हैं, हम इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ न कुछ क्या होगा, एप्लीकेशन होगा बाद में जाके, यानी वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये उतना हेल्पफुल नहीं होता होगा, ये क्या है, डेफिनेशन है, और ये हमको क्या है, रिक्वायर्ड है। नाउ अवर एम टू फाइंड दिस, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंडिंग द अबव थिंग, नाउ we are going to find above thing, जो हमने ऊपर बोला उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो मिशन शुरू करें। देखो एक मिशन मिल गया, एक और नई चीज आई यहाँ पर, अब इसको निकालना है। तो एक नया कैरेक्टर फिर क्या होगा, ऐड होगा। देखो लग रहा है ना जैसे सीधी चल रही है, ठीक है, ओके। अब वो वाला मजा तो नहीं आने वाला है इधर, जैसे मिर्जापुर में आपको आया था कि आप लोग ऐसे आंख ताड़ के देख रहे हो उसको, ठीक है, लेकिन हाँ आप फील ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक समझने का तरीका होता है ना, तो मेरे को इस तरीके से ये समझ में आया जब मैंने पढ़ा, ठीक। तो लिखो, हिंट डालो, मैं इसे मिटाता हूँ, हिंट डालो, क्या ये हिंट डालो, ये लिखा है जो मैंने, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। और एक चीज और, जो डेंसिटी ऑफ मोड है ना उसको हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जेड न्यू से, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मोड, जेड न्यू, जेड के आगे ब्रैकेट में न्यू, यानी जेड इज ए फंक्शन ऑफ न्यू, ऐसा ही पढ़ सकते हो इसको, ठीक। तो कुछ टाइप का है, जेड न्यू इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मोड। क्लियर? ओके चलो एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप भी थोड़ा चाय पानी पी लो, ठीक है, थोड़ा सा बिस्कुट खा लो, और जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको क्या करूँगा मैं, उसका जो लिंक होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देखना है इसको। ओके बाय।